नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, बिना आपका समय खराब किए सीधे चलते हैं हम आज की अपनी डिस्कशन पे। देखिए, हमने एक छोटा सा चेंज किया है। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। हमने 6 जनवरी को ये इनिशिएटिव शुरू किया था। हमने प्लान किया था कि मंडे टू फ्राइडे जो है हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो हमने अब तक इसको बिना किसी ब्रेक के, बिना कोई गवर्नमेंट हॉलीडे मतलब एस्केप किए हमने इसको कंटिन्यू किया है। अब एक चेंज मैं करने जा रहा हूँ। चेंज ये है कि थोड़ी सी वीडियो क्या है, कभी मान लो 6 बजे आता है, कभी 8 बजे आता है, कभी 9 बजे आता है, तो एक आपको कंटिन्यूटी नहीं मिल पाती। तो अब मैं एक दिन बाद इसको अपलोड करूंगा। जैसे आज की जो न्यूज़ है वो अगले दिन मॉर्निंग में आपको 8:15 पे AM 100% एक्यूरेसी के साथ वीडियो मिल जाएगा वर्किंग डेज का। ठीक है, यानी कि मंडे का वीडियो आपको मिलेगा ट्यूसडे मॉर्निंग। इसी प्रकार से आपको लास्ट जो फ्राइडे का वीडियो होगा वो मिलेगा सैटरडे मॉर्निंग। किस टाइम? 8:15 पे। क्यों किया ये? देखिए, इससे क्या है, आपकी कंटिन्यूटी बनेगी और आपके दिन की जो शुरुआत है वो अच्छे से हो जाएगी। तो आपके दिन की जो बाकी स्टडी है उस पर भी जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव आएगा। ये ओवरऑल जो चेंज है वो किया है हमने, बाकी सब चीज़ें सेम है। चलिए फिर आज क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, क्यू डेंगा जो है, एक डेंगू की जो वैक्सीन है, इसको अप्रूवल मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए फायदेमंद है, क्योंकि आपको पता है लाखों लोगों की जो जान है हर साल डेंगू की वजह से चली जाती है। वन स्टेट वन इलेक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में कि क्या मुद्दा है, क्यों अड़चन आ रही है, क्या समस्याएं हैं, सरकार क्या सोच रही है, इलेक्शन कमीशन क्या सोच रहा है, राइट। आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में हमने काफ़ी बात करी, आज फिर बात करेंगे क्योंकि ये लॉन्च हो चुका है। और एथनॉल के बारे में और मिडिल ईस्ट का जो तेल संकट है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। चलिए, पहली न्यूज़ देखिए। एक नाम आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। क्यू डेंगा क्या है? ये डेंगू की पहली वैक्सीन है। आपको पता है डेंगू जो है इंडिया में काफ़ी चैलेंजिंग बीमारी है, स्पेशली जब सीजन आता है, जब मॉस्किटोज वगैरह का जब ज़्यादा होते हैं, तब ये बहुत ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा डेथ का रीज़न भी बनता है। देखिए, पहली वैक्सीन है, इसको मंजूरी मिलने वाली है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। 4 से 60 साल तक के सभी लोगों पे इफेक्टिव है। कौन बना रहा है? जापान की एक कंपनी है ताकेदा, वो इसको बना रही है। और ये लाइव एन्यूएटेड जो है वैक्सीन है, जो डेंगू के चारों जो वेरिएंट है चारों पे बराबर काम करती है। तो बहुत बड़ी बात है, एक रिलीफ की बात है और एक मेजर जो बीमारी है उसका एक सॉल्यूशन मिलने वाला है। आगे एक वर्ड है डीक्रिमिनलाइजेशन। देखिए, डीक्रिमिनलाइजेशन क्या होता है? बेसिकली आप एग्जांपल से समझिए। जैसे आप ये रमेश है, ये सुरेश है। रमेश ने सुरेश को थप्पड़ मारा। अब मान लिया थप्पड़ मारने को कानून में क्या, 3 माह की सजा। अब आप सोच के देखिए, एक थप्पड़ मारने की सजा अगर 3 महीने, तो थोड़ी ज्यादा हो गई है। मतलब सजा का जो है अपराध से जो रेशियो है वो बिगड़ा हुआ है। यानी इसको ऐसे किया जा सकता है कि 500 रुपये फाइन हो, ठीक है, और रमेश दोबारा करता है तो फिर इसमें अलग कार्रवाई हो, है ना। तो ये जो 3 माह की सजा है, इसको 500 रुपये जुर्माने में बदलना, इसी को बोला जाता है डीक्रिमिनलाइजेशन। यानी किसी छोटी गलती के अपराध को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल के उसको एक छोटा सजा का प्रावधान करना। यानी पूरी तरह उस गतिविधि को वैध नहीं करते, बट जो है जुर्माना और आर्थिक दंड उसमें लगाया जाता है, बल्कि सजा जो है उसको कम कर दिया जाता है। इसको बोला जाता है डीक्रिमिनलाइजेशन। और इसी प्रकार से जन विश्वास जो विधेयक है 2026 वो पारित किया सरकार ने। इसमें 42 मंत्रालयों की जो 79 कानून है इस तरह के, जो पहले क्रिमिनल एक्टिविटीज माने जाते थे, उनको डीक्रिमिनलाइजेशन करके उनका और उनमें छोटी सजाएं जैसे जुर्माना वगैरह ऐड कर दिया। यानी 1000 जो छोटी गलतियां, इनको गैर आपराधिक श्रेणी में डाल दिया। और इससे क्या, व्यापार करना आसान हो गया, क्योंकि बहुत सारे इस तरह की गतिविधियां थी। अगर मान लो किसी व्यापारी से थोड़ी सी भी चूक होती है तो उस पर कड़े दंड के प्रावधान थे, जो कि कम कर दिए। तो एक फियर जो होता है व्यापारियों के मन में, बिजनेसमैन के मन में, वो कम होगा। आगे बात हो रही है वन स्टेट वन इलेक्शन के बारे में और सरकार का क्या रुख। देखिए दोस्तों, क्या हुआ, नवंबर में हाईकोर्ट में ये मामला था। हाईकोर्ट ने ये बोला कि आप अप्रैल 15 तक इलेक्शन करवाइए किसी भी कंडीशन में, बट अभी भी सरकार इलेक्शन करवाने की कंडीशन में नहीं है। देखिए, हाईकोर्ट ने किसको आदेश दिया था? इलेक्शन कमीशन को। पर इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि हमें जो रिजर्वेशन है ओबीसी का, उसके बारे में क्लैरिटी अभी तक सरकार की तरफ से नहीं मिली है। तो इसमें क्या मुद्दे हैं, क्या प्रावधान, वो हम समझेंगे। ठीक है, वन स्टेट वन इलेक्शन के निर्णय पर सरकार कायम है। सरकार ये बोल रही है कि हम अक्टूबर नवंबर में वन स्टेट वन इलेक्शन का मतलब है कि पंचायती राज के चुनाव भी और शहरी निकाय के चुनाव भी हम साथ ही करवा देंगे। ये सरकार की मंशा है, यानी अलग अलग इलेक्शन ना करवाने
पड़े। तो अब जो संभावना है वो भी इसी तरह दिख रही है। क्यों? सरकार क्या बोल रही है कि ओबीसी प्रतिनिधित्व जो आयोग है उसकी रिपोर्ट आए बिना चुनाव कराना संभव नहीं है। और इन्होंने जो ओबीसी आयोग है इसको 30 सितंबर 2026 तक एक्सटेंशन दे दिया था कि भाई आप हमें ये रिपोर्ट बना के दीजिए। और अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में, यानी हाई कोर्ट का जो ये 15 अप्रैल वाला फैसला था, इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। और निर्वाचन आयोग ने बोला कि भाई हमारी क्या गलती है, महिला ओबीसी और एससी एसटी आरक्षण का निर्धारण करना जो है पंचायती राज विभाग का काम है, उन्होंने काम करके दिया नहीं। और अगर जब उन्होंने दिया नहीं काम करके तो फिर हम किस आधार पे मतलब इस काम को अंजाम देते, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। आगे देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये डेटा, ये पूछा जा सकता है। टोटल ग्राम पंचायतें कितनी है? 14,403। याद कर लीजिए, देखिए वन टाइम याद करना आपको, कर लीजिए। 14,403 ग्राम पंचायतें, 457 पंचायत समितियां, ठीक है। 41 जो है जिला परिषद है, जितने डिस्ट्रिक्ट उतनी जिला परिषद है। और 10 है नगर निगम, 45 है नगर परिषद और 254 है नगर पालिका। नगर पालिका यानी थोड़े छोटे शहर, नगर परिषद यानी कि मीडियम कैटेगरी के, और जो नगर निगम है ये जो हमारे बड़े मेजर सिटीज है वो। ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। देखिए राजस्थान हाईकोर्ट का क्या आदेश था। हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को बोला था कि 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय के चुनाव करवाने हैं, इसके निर्देश दे दिए थे। और ये समय सीमा अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका पालन न होने पर जवाबदेही तय होगी, कानूनी जवाबदेही तय होगी, ये बोला था हाईकोर्ट ने। इधर मधुकर गुप्ता जो है वो एक पूर्व निर्वाचन आयुक्त था, उनसे पूछा गया रिपोर्टर ने कि भाई आप बताइए इस पे। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो समय पर चुनाव तो अब असंभव है लगभग, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं। तो पहली चीज ये तो हो गई। दूसरा, जिम्मेदारी तो कानून रूप से निर्वाचन आयोग की है, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग ने एक्सक्यूज दिया है कि हमारे पास डेटा नहीं आया रिजर्वेशन का, तो पुराने डेटा के आधार पर भी इलेक्शन करवाया जा सकता था, ये मधुकर गुप्ता साहब बोल रहे हैं, जो कि हमारे पूर्व निर्वाचन आयुक्त है। बात समझ में आ गई? चलो फिर आर्टेमिस 2 है, ये देखिए नासा का मिशन है, ठीक है। कौन सा है? मून मिशन है, यानी चंद्रमा पे मैन भेजा है, यानी कि किसी व्यक्ति को भेजा। और 54 साल बाद चांद की ओर इंसान गया है। किसका है आर्टेमिस 2? नासा का है, हमने पहले भी पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में है। अपोलो मिशन के बाद ये 54 वर्षों बाद ये दूसरा गया है। और अभी इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्रिस्टीना कोच, ये चंद्रमा मिशन पर जाने वाली पहली महिला है, ये नाम आप याद रखेंगे। और जो बाकी जो यात्री है वो भी अच्छी टेक्नोलॉजी के यूज के साथ वहां पे गए हैं, तो बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं। क्रिस्टीना कीच का नाम आप याद रखेंगे, जो कि पहली महिला यात्री है। अब देखिए एथनॉल जो है हमारा, आपको पता है जिस तरह से ये इसराइल और ईरान यूएसए वार जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, खाड़ी देशों में जो गल्फ कंट्रीज में जो क्राइसिस बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से जो है ऑयल और गैस का जो प्रोडक्शन भी प्रभावित हो रहा है एंड ट्रांसपोर्टेशन भी प्रभावित हो रहा है। और इंडिया सहित दुनिया के सभी देशों में प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। हमारे यहाँ इलेक्शन है इस वजह से, या जो भी जियो पॉलिटिक्स वाले रीजंस हो, अभी पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस है वो नहीं बढ़े हैं, बट नियर फ्यूचर अगर ये इसी तरह चलता रहा तो सरकार भी बहुत दिनों तक होल्ड नहीं कर पाएगी। तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए हम पहले 10% एथनॉल मिलाया करते थे पेट्रोल में, फिर अभी हाल ही में 20 कर दिया। अब राइटर इस आर्टिकल में बोल रहे हैं कि आप 30% इसको कर सकते हैं और करना चाहिए। देखिए भारत की वर्तमान जो 1800 करोड़ लीटर एथनॉल उत्पादन की क्षमता है, और ये देश को तेल के संकट से निजात दिला सकती है, ऐसा राइटर बोल रहे हैं। देखिए एथनॉल किससे बनता है? मक्का, चावल, गन्ने का रस और मोलेसेस से बनाया जाता है। क्या क्या है? मक्का है, चावल है, गन्ने का रस है और मोलेसेस से बनाया जाता है। ये चार चीजें एथनॉल के प्रोडक्शन में काम आती है, याद रखेंगे। आगे ब्राजील का एग्जांपल दिया जाता है कि ब्राजील ने पेट्रोल में 30% एथनॉल मिला के एक एग्जांपल बहुत पहले ही सेट कर दिया था कि तेल संकट से कैसे बचा जा सकता है। केन्या का एक मॉडल है, वहाँ एथनॉल के एटीएम बनाकर कुकिंग ईंधन का समाधान मतलब सुझाया गया है, निकाला गया है, यानी कि एथनॉल के एटीएम बना दिए, इससे कुकिंग जो गैस है, कुकिंग जो ईंधन है उसका समाधान उन्होंने निकाला था। अभी इंडिया में 20% एथनॉल ब्लेंडिंग यानी कि 900 करोड़ लीटर की हो रही है, ठीक है। 20 से 30% की जा सकती है। अगर ये ऐसा हो जाता है तो 400 से 500 करोड़ लीटर एथनॉल की आवश्यकता होगी। और लोग तो यहाँ तक, एक्सपर्ट यहाँ तक बोल रहे हैं कि 100% एथनॉल भी बनाई जा सकती है, जो पेट्रोल के विकल्प के रूप में प्रयोग की जा सकती है, ठीक है। कैसे? इससे पेट्रोल पंपों पर अलग से हाइड्रेसिस इकाई बनाई जा सकती है, जहां पे कीमत देख के दोनों की ग्राहक खुद से डिसाइड कर लेगा कि मुझे कौन से वाला पेट्रोल
लेना है। देखिए किसान को भी फायदा होगा, किसान की फसल का विविधीकरण होगा, यानी जहां मान लो मक्के की फसल की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, तो जहां किसान मक्का नहीं लगा रहे थे वहां पे वो उनको एक अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि इसकी अच्छी प्राइस जो है मार्केट में मिलेगी। ये सारी बात। खंडा चावल का मतलब होता है चावल का जो टूटा हुआ टुकड़ा होता है, इसको खंडा चावल बोला जाता है। ये वैसे तो क्या किसी ज्यादा काम में नहीं आता, लेकिन अगर एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ता तो खंडा चावल का भी जो है अच्छा यूज इसमें हो जाएगा। आगे बोला जाता है कि इंडिया जो है अभी अधिक खाद्य उत्पादन की समस्या से परेशान है, यानी कि उत्पादन ज्यादा हो रहा है और 2 दशकों में आत्मनिर्भर तो हुआ ही है, साथ में एक नई चुनौती बन गया है ज्यादा उत्पादन। ठीक है, इसकी वजह से चावल और गेहूं जैसी फसल है वो भारी खर्च करके किसान उगा रहे हैं। तो इनकी जो भंडारण और कीमतों की जो समस्या है, इसका समाधान भी एथेनॉल प्रोडक्शन से हो सकता है। ठीक है, और इसी तरह एथेनॉल और एलपीजी, इन दोनों में भी अगर आप कंपैरिजन करें तो एथेनॉल एलपीजी से ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा एनर्जी वाला साबित हो सकता है। तो ये सारी बातें एथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाने, एथेनॉल का यूज बढ़ाने और पेट्रोल के प्रतिस्थापन के रूप में एथेनॉल को देखा जा रहा है। और तेल का संकट जो कि वास्तविक है, हमें इस डायरेक्शन में सोचा जाना चाहिए। जिस तरह से एक्सपर्ट अभी एथेनॉल के एलपीजी के अल्टरनेट के रूप में किस तरह के चूल्हे विकसित किया जा सकते हैं, इसके बारे में भी एक्सपर्ट देख रहे हैं और चीज़ें आगे बढ़ रही है। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस करी। देखिए हमने क्यूडेंग का जो वैक्सीन है उसके बारे में बात करी। TAK-003 ताकेदा जापान की कंपनी ने बनाया है। चारों जो टाइप है डेंगू के उस पर काम करेगी। 4 से 60 साल तक के सभी लोगों के लिए इफेक्टिव है। जन विश्वास विधेयक, जिसमें काफी सारे कानूनों को डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया है। 42 मंत्रालयों के 79 कानून और 1000 से ज्यादा जो मामले उनको गैर आपराधिक किया गया है। वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए सरकार कमिटेड है। जबकि हाईकोर्ट का जो डायरेक्शन है 15 अप्रैल का है। सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। ठीक है, जो भी इकाइयां हैं इनके बारे में हमने बात करी कि कितनी ग्राम पंचायतें हैं, कितनी पंचायत समितियां हैं, कितनी जिला परिषदें हैं और कितने नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदें, इसके बारे में हमने बात करी। आर्टेमिस T2 जो मिशन है नासा का है, लॉन्च हो चुका है और कृष्णा कोच जो है वो पहली महिला है 54 सालों, जो कि अपोलो मिशन था नासा का, उसके बाद ये आर्टेमिस मिशन गया है चंद्रमा पे। एथेनॉल जो नीति है इसके बारे में सरकार को अगेन विचार करना चाहिए। अब भी 1800 करोड़ की उत्पादन क्षमता है, यूज हो रहा है ओनली 900 करोड़ लीटर। 20 से 30% किया जा सकता है और 100% जो एथेनॉल प्रोडक्शन है वो भी एज ए पेट्रोल के अल्टरनेटिव इसको यूज किया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन फायदेमंद रही हो। मजा आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए डिस्कशन फायदेमंद होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, और आप अच्छे से तब तक पढ़ते रहिए, अपनी स्टडी में कंटिन्यूटी रखिए एंड अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।